हेलो अगेन। हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं यूके एसएससी में जेई लेवल में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। फर्स्ट क्वेश्चन एक सिंबल दे रखा है, ठीक है, और ये पूछ रहा है जो हमें गिवन सिंबल है ये किस चीज़ का है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक सिंबल दे रखा है और पूछ रखा है ये किस चीज़ का है। ठीक है, अब एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, अगर ये बाहर की ओर आता है, ठीक है, किसकी केस में, जे फैट के केस में, ठीक है, जे फैट के केस में, ठीक है, या ठीक है जे फैट के केस में अगर ये वाला साइन बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो ये पी होता है। ठीक है, और अगर ये सेम चीज़ अगर बीजेटी के केस में बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, ये क्या होता है, एन टाइप होता है बीजेटी के केस में। ठीक है, और अगर ये अंदर जा रहा होता है, ठीक है, तो अंदर जाने वाला होता है, ठीक है, अगर साइन अंदर की ओर है, इनवर्ड्स है, ठीक है, तो बीजेटी के केस में क्या होगा, ये होगा पी टाइप का। और एफ ई टी के केस में होगा, एफ ई टी के केस में क्या होने वाला है, ये होता है, एफ ई टी के केस में ये होता है एन टाइप। ओके, एन टाइप। तो यहाँ पे ये जो साइन है वो बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो बाहर की तरफ जा रहा है तो हमें यहाँ से पता चल गया ये एफ ई टी है और बाहर की तरफ जा रहा है तो ये पी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सारे पी ही दे रखे हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगर यहाँ पे ये पूरी लेयर दिखाई देती है तो दैट मीन्स कि ये डिप्लीशन टाइप मोसफेट है। ठीक है, डिप्लीशन टाइप मोसफेट है। ठीक है, तो ये है क्या, डिप्लीशन टाइप मोसफेट। ठीक है, तो ये है, इसका करेक्ट आंसर है पी मॉस। ठीक है, अब अगर आपको इसकी जगह यहाँ पे ऐसा पूछा होता है, ये डैश डैश होता, ठीक है, ये डैश डैश होता, ओके, यहाँ पे यूं डैश लगा होता है, ठीक है, और ये बाहर की तरफ साइन जा रहा होता है, ठीक है, तो तब भी आप इसे पी मॉस बोलते हैं क्योंकि साइन बाहर की तरफ जा रहा है। ओके, और लेकिन ये कौन सा टाइप का होता, फिर ये इन्हेंसमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये डैश डैश लगे हुए हैं जो कि हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे कोई जो चैनल है वो क्या है, डिप्लीटेड चैनल नहीं है। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग चैनल नहीं है यहाँ पे। ओके, और इस वाले केस में जो चैनल है वो क्या है, प्री एग्जिस्टिंग चैनल है। ओके, तो ये पूछा जाता है कई बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 200 watt 230 volt lamp is connected across, सप्लाई दे रखा है 115, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे लैंप का हमें क्या दे रखा है, एक तो पावर दे रखी है और एक वोल्ट दे रखा है, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निकाल सकते हैं सबसे पहले करंट। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ करंट निकालने की। तो सबसे पहले करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू वोट अपॉन 230। ठीक है, तो 230 तो 23 अपॉन 20/23। ठीक है, तो ये करंट कहीं पे मेरे पास आने वाला है 869। ठीक है, तो ये 869 मतलब 87 के आसपास ये करंट हमारे पास आ जाएगी। तो करंट यहाँ से मेरी निकल के आई, आई की जो वैल्यू आई वो आई 0.87। ओके, उसके बाद अगर मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, आर की वैल्यू निकालता हूँ तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, उसके लिए मुझे सेकंड फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज़ वी अपॉन, ठीक है, सॉरी, तो यहाँ से मैं आई की वैल्यू कैसे, आर की वैल्यू कैलकुलेट करने वाला था। ठीक है, तो आई की ये होता है वॉट की, अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो यहाँ से मैं अगर आर की वैल्यू कैलकुलेट करूँ, ठीक है, तो ये वॉट के अपॉन में आई स्क्वायर चला जाएगा। ठीक है, तो वॉट अपॉन आई स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं, मेरे पास फर्स्टली तो निकला होता करंट, ठीक है, तो करंट थी मेरे पास 0.87, ओके, एम्पियर। अगर मैं बात करूं आर की,
तो ये मैंने कैलकुलेट किया था वॉट अपॉन आई स्क्वायर से, ठीक है। तो ये मेरे पास 264 के आसपास आ रहा है, ठीक है। तो ये 264 ओम आ जाएगा, ठीक है। ये कौन से वाले केस में है? फर्स्ट वाले केस में, जब क्या दे रखा है, वॉट दे रखा है और 230 दे रखा है, ठीक है। ये नेक्स्ट वाले केस में हमसे पूछ क्या रखा है कि कनेक्टेड है 115 वोल्ट से, ओके, ठीक है। द लैम्प विल ड्रॉ पावर, कितनी पावर ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 150 वाले केस में अब क्या निकालनी पड़ेगी, आई निकालनी पड़ेगी। तो उस वाले केस के लिए अगर मैं V अपॉन R करके निकालूँ, ठीक है, ठीक है, तो ये कितना होगा, V मेरे पास क्या है 115 है, ठीक है। R मुझे पता है, R क्योंकि चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये 264 था, ओके। तो ये आएगा 0.44 एम्पियर, ठीक है, 0.44 एम्पियर। और अगर मैं पावर निकालूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, आई स्क्वायर आर, ठीक है। या पावर V के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं आई को, ठीक है। तो V के साथ अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 115 मल्टीप्लाइड विद 0.44, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 50 वॉट, सॉरी, ये आ रहा है 50 वॉट, ओके, 50 वॉट। तो हमारे पास एक आंसर क्या आ गया कि जो हमारा क्या होगा, पावर होगी वो एग्जैक्टली कितनी होगी, 50 वॉट होगी, ओके। अब यहाँ से हमें कंक्लूज़न क्या पता चला कि फर्स्ट वाले केस में क्या था हमारे पास, फर्स्ट वाले केस में था पावर थी 200, लेकिन सेकंड वाले केस में कितनी हो गई, 50, ओके। फर्स्ट वाले केस में जब मैंने करंट कैलकुलेट करी थी वो आई थी 0.87 एम्पियर, लेकिन दूसरे वाले केस में मैंने जब कैलकुलेट करी थी वो आई थी 0.44 एम्पियर, ओके। और ये वॉट में होगी, ठीक है। और यहाँ पे वोल्टेज कितनी थी, 230, और यहाँ पे कितनी थी, 115, ठीक है। तो 115 230 का आधा होता है, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या हुआ कि अगर हमने अप्लाइड वोल्टेज को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, जो 230 थी इसे हाफ कर दिया, 115 कर दिया, ओके। तो हमारी करंट भी कितनी हो गई, हाफ हो गई, 0.88 से 0.44 हो गई लगभग, ठीक है। और जो पावर थी, पावर कितनी थी हमारी इस वाले केस में, 200 है, ठीक है, ये 200 वॉट। तो ये सिर्फ कितनी बची, 50 वॉट। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि पावर 4 टाइम कम हो जा रही है, ठीक है। कितनी कम हो रही है, 4 टाइम्स, ठीक है, 200, ठीक है, 50, तो ये 4 टाइम्स कम हो जा रही है, ठीक है। तो ये कंक्लूजन निकला इस क्वेश्चन से, ठीक है। और आंसर इसका डी आंसर है, एग्जैक्ट 50 वॉट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द करंट गेन ऑफ अ बीजेटी, ठीक है। तो जो बीजेटी में करंट गेन होता है वो गिवन होता है GM मल्टीप्लाइड विथ R पाई, ओके। ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, एन आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज़ अ, अब इसे याद रखने का मैंने आपको तरीका बताया हुआ है, ठीक है। क्या होता है कि हम जो वोल्ट मीटर होता है, ठीक है, उसको किस में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है, लोड के पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। सपोज ये हमारा लोड है, ठीक है, RL। अब मैं इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होता है, वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो होना चाहिए इनफाइनाइट, ठीक है। अगर जब ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का होगा तभी तो ये करंट यहाँ से फ्लो करेगी, ओके। अगर इसका रेजिस्टेंस हो गया 0, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हो गया 0, ठीक है, तो सारी करंट क्या हो जाएगी, यहाँ से हो जाएगी, ठीक है, इधर इस वाले पाथ को फॉलो करेगी और यहाँ कुछ लोड में हमारी करंट फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस वो होता है इनफाइनाइट, और जो वोल्टेज सोर्स होता है, ठीक है, उसका उल्टा होता है, ठीक है। अगर वोल्ट मीटर का क्या है, इनफाइनाइट है, तो वोल्टेज सोर्स का कितना होगा, 0, ठीक है, क्या होगा, 0 होगा, ओके। और अगर मैं बात करूं एमीटर की, ठीक है, तो एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं हम, एमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, एक मिनट,
एमीटर को कनेक्ट करते हैं हम सीरीज़ में, ठीक है, ये कोई लोड है, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, एमीटर, ठीक है। अगर मैं एमीटर की बात करूँ, ठीक है, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ताकि ये करंट यहाँ से यहाँ फ्लो हो जाए, ठीक है। अगर इसका एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो गया तो ये करंट फ्लो नहीं करेगी, तो मेरा लोड में करंट फ्लो नहीं होने का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस रखेंगे मिनिमम, एमीटर का रेजिस्टेंस रखेंगे मिनिमम, ठीक है। और जो करंट सोर्स होता है वो उल्टा होता है किसके, करंट सोर्स का क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। करंट सोर्स का क्या होगा फिर, मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम मतलब इनफाइनाइट, ओके, ठीक है। करंट सोर्स की बात करने, ठीक है, तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एन आइडियल वोल्टेज सोर्स हैज़ अ ज़ीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, ओके, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा किसी आइडियल वोल्टेज सोर्स का। अगर यहीं पे ये आपसे पूछ लेता, अगर यहीं पे आपसे पूछ लेता ये क्या, वोल्ट मीटर, ठीक है, तो आप इसे ज़ीरो की जगह क्या करते, ज़ीरो की जगह क्या करते इसे, इनफाइनाइट, ओके, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, फॉलोइंग इज नॉट ट्रू टू पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर। पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर के केस में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, सत्य नहीं है। तो हमें यहाँ पे देखना है, दीज आर रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर प्रोसेसर। तो ये वाला आंसर हमारा यहाँ पे क्या है, ये सही है। तो ये क्या होते हैं, जो पीआईसी होते हैं वो रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स प्रोसेसर्स होते हैं। उसके बाद अगर बात करें, एड्रेस एंड डेटा बसेस आर मल्टीप्लेक्स, ठीक है, तो हमने देखा हुआ है कि डेटा और एड्रेस बसेस इस केस में क्या होते हैं, मल्टीप्लेक्स्ड होते हैं, ठीक है। अगर बात करें डी वाले ऑप्शन की, तो इसकी फुल फॉर्म दे रखी है पेरिफेरल इंटरफेस कंट्रोलर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक आंसर बचता है, ठीक है, कि इसका जो इंस्ट्रक्शन सेट होता है वो हाईली ऑर्थोगोनल होता है। ये सही नहीं है, तो इसका मतलब ये हाईली ऑर्थोगोनल नहीं होता। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है, एक फैक्ट हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं, अगर मैं पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर पूछ ले कोई, ठीक है, तो किसने इसे डिज़ाइन करा था सबसे पहले, माइक्रो चिप टेक्नोलॉजी, ठीक है, चिप टेक्नोलॉजी, ठीक है। और कब करा था, इसे करा था 1993 में, 1993 में, ओके। तो इतना हमें याद रखना है, ठीक है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, द क्वेश्चन इज बेसिक कंपोनेंट ऑफ स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, रैम का क्वेश्चन बन सकता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके। टाइप्स ऑफ रैम कौन कौन सी होती है, डायनामिक और स्टैटिक, ठीक है। इस वाले केस में क्या पूछ रहा है, बेसिक कंपोनेंट, तो इसका बेसिक कंपोनेंट होता है फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, क्योंकि ये बाईस्टेबल, ठीक है, सर्किट के लिए एज ए बाईस्टेबल, ठीक है, स्टेबल सर्किट की तरह यहाँ पे यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम की, ठीक है, तो स्टैटिक रैम क्या होती है, डायनेमिक रैम से बेहतर होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती है हमें स्टैटिक रैम के केस में, ओके। अगर बात करें रैम की, तो एक क्वेश्चन मैंने देखा है, कई बार ही पूछा जाता है कि रैम क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है या नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। तो ये क्या है, रैम जो होती है वो वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। तो वोलेटाइल का मतलब क्या है कि जैसे ही हम पावर कट करेंगे तो दैट मीन्स कि ये अपनी जो स्टोरिंग, जितना स्टोर कर रखा था हमने इसमें, वो क्या हो जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा उस केस में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पावर फैक्टर ऑफ एन ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक बल्ब इज। वैसे देखो आइडियली तो क्या होना चाहिए, पावर फैक्टर क्या होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल है नहीं। तो जो पावर फैक्टर होता है वो 0.8 0.9 के आसपास कहीं होता है, ठीक है। तो ये लेस देन हमेशा क्या रहता है, यूनिटी के ही आसपास पावर फैक्टर रहता है, ठीक है। तो लेस देन यूनिटी ये हमेशा ध्यान रखना है। और आइडियली पूछे तो आइडियली तो हमें पता है कितना होना चाहिए पावर फैक्टर, आइडियली हमारा पावर फैक्टर होना चाहिए हमेशा कितना, यूनिटी, ओके, 1 के बराबर होना चाहिए आइडियली पावर फैक्टर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इन गैसेस द फ्लो ऑफ करंट इज़ ड्यू टू। तो ये कई बार क्या पूछ लेता है, कई बार किसके लिए पूछ लेता है, मेटल्स के लिए पूछ लेता है, ठीक है, मेटल्स में किसके कारण होता है, ठीक है, कई बार सेमीकंडक्टर्स में पूछ लेता है, ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स में किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स, दोनों के कारण होता है, ठीक है। मेटल्स में बात करें तो ओनली इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो होता है करंट, ठीक है। लेकिन इस वाले केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन तीनों के कारण यहाँ पे क्या होता है, गैसेस में करंट का फ्लो होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा हुआ है यूकेएसएससी ने, एक बार एसएससी ने, जेई ने भी ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ था। ओके, नेक्स्ट की बात करें, इफ़ द कैरियर ऑफ 100% मॉड्यूलेटेड AM वेव इज सप्रेस्ड द परसेंटेज पावर सेविंग विल बी। ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है कि अगर हम कोई कैरियर है, ठीक है, 100% मॉड्यूलेशन, ठीक है, इसका मतलब म्यू की वैल्यू कितनी है, 1 है, इसके कैरियर को सप्रेस कर दे तो जो टोटल पावर सेविंग होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है 66.66%, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जो साइड बैंड्स होती हैं उसमें जस्ट डबल होता है, ठीक है, दोनों साइड बैंड का जस्ट डबल पावर 66%, एक मिनट, 66.66% क्या होता है, सिर्फ कैरियर में कैरियर की पावर होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक साइड बैंड की तो ये 16% के आसपास होता है और 16 दूसरे में होता है, ठीक है, तो 16.5 और 16.5, ठीक है, क्योंकि 33 इधर बचता है, ठीक है, तो ये बाकी 33 दोनों साइड बैंड में पावर होती है और 66% नेक्स्ट वाले सॉरी कैरियर अकेले में होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी विल नॉट बी फाउंड इन द आउटपुट ऑफ। तो नॉर्मल टीवी रिसीवर के ट्यूनर में कौन सी फ्रीक्वेंसी नहीं पाई जाती है, तो इसका सही आंसर है 4.5 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी टीवी रिसीवर में नहीं पाई जाती है, ठीक है। बाकी सारी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे ट्यूनर में देखने को मिलती हैं। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें, अ मल्टीमीटर इज़ यूज टू मेज़र, ठीक है, मल्टीमीटर से हम क्या क्या मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस हम मल्टीमीटर से मेज़र कर सकते हैं, वोल्टेज कर सकते हैं, करंट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें दोनों ऑप्शन रहते हैं, नोब रहती है कि AC में आपको सेट करना है या DC में आपको सेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट आयनाइजेशन लेयर फॉर कम्युनिकेशन पर्पज़, ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन पर्पज़ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेयर होती है वो होती है F2 लेयर हमारी। ओके, बाकी लेयर क्या होती हैं, रात में भी डिसअपेयर हो जाती हैं, लेकिन F2 लेयर रात में डिसअपेयर नहीं होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि LED एमिट लाइट इन, कौन कौन सी लाइट LEDs एमिट कर सकती हैं। ओके, तो आपने देखा होगा ओनली रेड कलर, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। येलो भी हमने LEDs देखी हुई हैं, ग्रीन देखी हुई हैं, ठीक है, तो LEDs क्या कर सकती हैं, रेड ग्रीन येलो लाइट क्या कर सकती हैं, एमिट कर सकती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द XS3 कोड फॉर डेसिमल नंबर 19। ओके, 19 में अगर हम XS3 निकालना चाहें 19 का, ठीक है, तो आप 9 में भी 3 ऐड कर दीजिएगा और 1 में भी 3 ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। अब आपको पता चलेगा 9 और 3 होता है 12, ठीक है, और अगर 3 और 1 को करें तो 4, ठीक है। अगर 4 को लिखना हो मुझे 8 4 2 और 1 की फॉर्म में, तो 4 को मैं क्या लिखूँगा, 8 तो है नहीं, 4 है 1, बाकी 0 0, ठीक है। तो पहला तो हमारे पास ये बन गया। अगर मेरे को 12 को लिखना होगा, ठीक है, तो 12 कितना होता है 8 + 4, ठीक है, तो मैं 1 1 8 और 4, ठीक है, 2 होगा नहीं और 1 होगा नहीं, ठीक है, तो 0 1 0 0 0 1 0 0 और 1 1 0 0 1 1 0 0, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। अगर हम बात करें नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमसे पूछा गया है डिजिटल कम्युनिकेशन से, और ये पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू नाइक्विस्ट थ्योरम सैम्पलिंग रेट मस्ट बी एटलीस्ट। तो जो सैम्पलिंग रेट होता है वो जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होता है उससे कम कितना होना चाहिए नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम के अकॉर्डिंग, ताकि हम रिसीविंग एंड पे उस सिग्नल को क्या कर सकें, रिकन्स्ट्रक्ट कर सकें बिना किसी डिस्टोर्शन के। तो वो होता है 2 टाइम्स। ओके, तो ये होता है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है FM, ठीक है, इसका कितना होना चाहिए 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स, मैं यहीं पे मल्टीप्लाई लिख देता हूँ 2 टाइम्स। ठीक है, इससे बड़ा क्या होना चाहिए, इसके बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, क्या होना चाहिए, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ 0 to 1 मिली एम्पियर मीटर हैज़ अ सेंसिटिविटी ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसी वाले क्वेश्चन में सिर्फ अगर हमें यूनिट भी याद रहे तो हम इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले केस में क्या है, जो सेंसिटिविटी होती है उसकी यूनिट होती है किलो ओम पर वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक की ही यूनिट है किलो ओम पर वोल्ट, तो वही आंसर हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है एन एंटीना दैट इज सर्कुलरली पोलराइज्ड इज कॉल्ड। उस एंटीना को क्या कहते हैं जो सर्कुलरली पोलराइज्ड हो। ठीक है, तो सर्कुलरली पोलराइज्ड होने का मतलब क्या है, कुछ इस फॉर्म में इसका वेव फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, तो यागी उडा होगा नहीं। ठीक है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर होने वाला है नहीं। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, ऑप्शन नहीं है, तो ये क्या होगा, कॉल्ड हेलिकल। ओके, तो ये हेलिकल एंटीना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये कह रहा है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल 85। अगर 85 को हमें बाइनरी में चेंज करना होगा तो वेरी सिंपल। ठीक है, इसे कैसे चेंज कर देंगे, 85 को हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, इसे आप खुद से कीजिएगा। ठीक है, और कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं होता फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंसीडर करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ICBO इन अ ट्रांजिस्टर कैन बी रिड्यूस बाय रिड्यूसिंग। ठीक है, तो ICBO होती क्या है, ICBO होती है कलेक्टर करंट, कब, जब क्या हो, कलेक्टर जंक्शन क्या हो, रिवर्स बायस हो। ओके, कलेक्टर जंक्शन क्या हो, रिवर्स बायस हो, और बेस क्या हो, इसका बेस ओपन हो। ओके, बेस क्या हो, ओपन हो। ठीक है, लिखा हुआ है ओपन बेस। ठीक है, तो ये बेसिकली लीकेज करंट होती है। ओके, तो ये लीकेज करंट होती किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे माइनॉरिटी कैरियर्स बढ़ते हैं, और माइनॉरिटी कैरियर बढ़ने पे क्या होता है, टेम्परेचर की वजह से ही माइनॉरिटी कैरियर बढ़ते हैं, और माइनॉरिटी कैरियर बढ़ने से हमारी रिवर्स करंट बढ़ती है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, 2 करंट होती हैं बेसिकली, ICEO, ठीक है, और IBO, तो इसके बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, कई बार पूछ लेता है कि ICEO होती है बड़ी या ICBO ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, तो मैं दोबारा से लिखने की कोशिश करता हूँ। तो क्या होता है, जो ICEO होती है, ठीक है, दैट इज कलेक्टर करंट व्हेन एमीटर इज ओपन। ओके, इज 1 + बीटा, 1 + बीटा टाइम्स ICBO। ओके, तो ये 1 + बीटा टाइम्स क्या होती है, ICBO से बड़ी होती है। ठीक है, तो 1 + बीटा टाइम्स मतलब बीटा की वैल्यू हमें पता है कि 49 से, ठीक है, 49-50 के आसपास होती है। तो ठीक है, तो जो ICO होती है वो लगभग 50 गुना ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, ICBO से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल ट्रांसड्यूसर इज एन एक्टिव ट्रांसड्यूसर। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसड्यूसर इनमें से है फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, ये सारे एग्जाम्पल हैं फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर के। ठीक है, तो ये
सब आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर की कैटेगरी में, ठीक है। अगर मैं बात करूं फोटो एमिसिव सेल, तो ये क्या करता है, ये फोटोन को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, ठीक है। ये और ये भी, ठीक है। तो फोटो डायोड तो हमने पढ़े हुए हैं, रिवर्स बायस में क्या किए जाते हैं, डिज़ाइन किए जाते हैं स्पेशली रिवर्स बायस में ऑपरेट करने के लिए, ओके। तो जो फोटोवोल्टिक सेल होता है वो क्या होता है, एक्टिव होता है, बाकी ये सारे क्या होते हैं, पैसिव होता है। अगर आपको एक्टिव और पैसिव वाला कंपोनेंट्स वाला लेक्चर देखना है, वो ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है चैनल पे, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि एक्टिव कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, पैसिव में क्या क्या डिफरेंस होता है, ओके। अगर नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन है बाइनरी कोड 10010 जिसका बेस है बाइनरी 2 में को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है, ओके। तो ग्रे कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक्सऑर गेट की टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। एक्सऑर गेट की टेबल होती क्या है, 0 0 0 1 1 0 एंड फाइनली 1 1, ठीक है। तो एक्सऑर गेट में होता क्या है, जब दोनों इनपुट क्या कर रही हो, बराबर ना हो तो तब आउटपुट मिलती है, और अगर सेम हो गई तो तब आउटपुट 0 हो जाती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, इतना याद है अगर हमें, ठीक है, तो हमारा काम बन गया यहाँ पे, समझो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, 1 0 0 1 और 0। आप MSB को सबसे पहले साइड में लिख दीजिएगा, ठीक है। आपने क्या लिख दी, MSB। थोड़ा नीचे लिखता हूँ ताकि आपको लास्ट में आंसर भी दिख जाए, ओके। तो MSB को हमने यहीं पे लिख दिया एज इट इज़ 1, ठीक है। अब ऊपर इसका और इसका एक्सऑर ऑपरेशन कीजिएगा, ठीक है। अब आप देखोगे 1 और 0 का क्या आया, 1 और 0 का आया 1, ओके। उसके बाद नेक्स्ट 2 डिजिट सेम है, 0 और 0 का कीजिएगा, आपको पता चलेगा 0 और 0 का 0 होता है, ठीक है। तो 0 और 0 का 0, फिर उसके बाद 0 और 1 इन दोनों का, ठीक है, एक्सऑर ऑपरेशन। तो 0 और 1 का फिर से 1 और फिर 1 0, ठीक है। तो इसका भी 1, तो आंसर क्या आ गया, 1 1 0 1 1, ओके। तो ये हो गया हमारा बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन। अगर मैं इसका उल्टा करना चाहूँ, मतलब कि ग्रे कोड से किस में चेंज करना चाहूँ, बाइनरी में, ठीक है। तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 11 एग्जाम्पल इसी का ले लेते हैं, 1 1 0 1 1, ठीक है। अब आप इस बिट को यहाँ ले लीजिएगा, ठीक है, 1, ओके। अब आपने क्या करना है, इस 1 का इस 1 के साथ करना है, ठीक है। तो 1 1 का क्या होता है, अगेन 0, ठीक है। इस 0 का 0 के साथ करना है, तो इसका भी क्या होता है, 0, ओके। अब इस 0 और 1 का करना है, तो 0 और 1 हमें पता है 1 होता है, ठीक है। और 1 1 का करना है, दैट इज़ 0, ठीक है। तो आंसर क्या आया, 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0। तो यही तो हमारा आंसर था, ठीक है। तो ये भी बड़ा सिंपल सा है, पूछा जाता है बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, अ हॉल इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट पिकअप्स कैन बी यूज फॉर व्हाट मेजरिंग, ठीक है। हॉल इफेक्ट के थ्रू हम क्या मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो हॉल इफेक्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। एक अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, उसमें एक करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, और इसके ट्रांसवर्स क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। सॉरी, इसे अगर मैं बी लिखूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इसका डायरेक्शन ऐसा है, ठीक है। डायरेक्शन मैंने उल्टा बना दिया था, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्शन ऐसे बनाऊँ, ट्रांसवर्स हैं, ठीक है, बी, ओके। तो क्या होगा, इसके अक्रॉस एक क्या हो जाएगा, ईएमएफ जनरेट होगा, ओके। तो यही तो हॉल इफेक्ट होता था, ठीक है। तो हॉल इफेक्ट से हम क्या करते हैं, हॉल इफेक्ट से हम क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड उसकी वेलोसिटी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है मैग्नेटिक फ्लक्स। हम क्या कर सकते हैं, हॉल इफेक्ट से क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज़ नॉट रिलेटेड विद मोबाइल कम्युनिकेशन। तो कौन सा टर्म क्या है मोबाइल कम्युनिकेशन के साथ रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो सेल हमें पता है क्या होता है। सेल होता है हेक्सागोनल शेप में होता है। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट होती है। उसके बाद BTS पता है, बेस ट्रांसरिसीवर स्टेशन होता है ये। ठीक है, अब देखो इसमें GSM को यहाँ पे अगर प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई होगी, ठीक है, GSM हो सकता है। ठीक है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। ठीक है, तो GSM होता तो हम इसको क्या कर देते, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होता, ये MSG ऑप्शन हो जाता। ठीक है, अब इन दोनों में थोड़ा डाउटफुल केस है। ठीक है, क्योंकि MSG को शॉर्ट भी मैसेजिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, SMS के लिए। ठीक है, शॉर्ट मैसेज सर्विस बोलते हैं बेसिकली। लेकिन इस दोनों में थोड़ा डाउटफुल केस था। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये GMS की जगह पे यहाँ पे प्रिंटिंग एरर है। ठीक है, ये GSM लिखना चाहिए था इन्हें। ठीक है, तो फिर हमारा C वाला ऑप्शन क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता, क्योंकि MSG इससे रिलेटेड नहीं है। ओके, तो जैसा भी आएगा आप इस हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे फॉरवर्ड करंट ट्रांसफ़र रेशियो। ठीक है, कौन से मोड में, कॉमन एमीटर मोड में। ओके, तो कॉमन एमीटर मोड में जो करंट ट्रांसफ़र रेशियो होता है, ठीक है, वो किस ऑर्डर में होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है 50। ठीक है, दैट इज़ बीटा इज इक्वल टू 50। ओके, समवेयर 50। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग पल्स मॉड्यूलेशन सिस्टम इज़ एनालॉग। तो हमें बताना है, कई बार ये डिजिटल पूछ लेता है यहाँ पे। ठीक है, तो इस बार इसने पूछा है कि कौन सा एनालॉग है। ठीक है, तो PCM तो प्योरली क्या है, प्योरली डिजिटल है। ठीक है, एनालॉग टू डिजिटल। ठीक है, डिजिटल। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। डिफरेंशियल PCM, ठीक है, 1 बिट PCM भी बोलते हैं इसे। ठीक है, डेल्टा मॉड्यूलेशन। ठीक है, सॉरी इसे बोलते हैं 1 बिट, डेल्टा को सॉरी 1 बिट PCM। ठीक है, PCM और डिफरेंशियल PCM ही होता है। ठीक है, तो सिर्फ हमारे पास एक चीज़ बची जो थी PWM। ठीक है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन होती है वो क्या होती है, वो एनालॉग मॉड्यूलेशन का एक टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें विच, जो कि है माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मास्केबल इंटरप्ट। ठीक है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्या होता है, ये मैंने माइक्रो प्रोसेसर की जो पूरी लेक्चर है उसमें अच्छे से बता रखा है। इंटरप्ट क्या होता है, नॉन मास्केबल क्या होता है। ठीक है, एक बार और बता देते हैं। नॉन मास्केबल इंटरप्ट वो होता है जिसको इग्नोर नहीं कर सकता प्रोसेसर। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे नॉन मास्केबल है ट्रैप। ठीक है, और ये हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट भी है। ठीक है, हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो अगर जैसे क्या ट्रैप सिग्नल पे ट्रैप इंटरप्ट आया हमें मिला, ठीक है, तो ये तुरंत एक्शन लेगा हमारा माइक्रो प्रोसेसर इसके अगेंस्ट जो भी काम हो रहा होगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए। ठीक है, और देखते रहिए। थैंक यू। ठीक है, ओके, बाय बाय।